Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Naina Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी स्टूडेंट्स हम इसके एक्सरसाइज को जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। बच्चों एक्सरसाइज के अंदर आए हम सबसे पहले जो है वो एमसीक्यूज को देखते हैं। बच्चों जो सबसे पहला एमसीक्यू बुक में है वो है जनरली द फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन इट्स वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर या फोर डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये बात हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी पढ़ी कि जो प्रोटीन्स हैं वो 3D ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं, 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं और जो प्रोटीन का फंक्शन है बच्चों वो उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है बच्चों अगला एमसीक्यू देखें, द प्रोटीन डोमेन्स आर। प्रोटीन डोमेन्स क्या है बच्चों? डोमेन्स की हम डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे। बच्चों हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो प्रोटीन डोमेन्स हैं ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं एक प्रोटीन के अंदर। एक प्रोटीन के अंदर बच्चों वो छोटे हिस्से जो कि प्रोटीन को बनाते भी हैं और प्रोटीन के अंदर फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, इनको हम प्रोटीन डोमेन्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन ए है। सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स नहीं, ये गलत है। लीनियर सीक्वेंसेस ऑफ अमाइनो एसिड्स नहीं बच्चों, ये प्रोटीन डोमेन्स नहीं होते, ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। स्पेसिफिक रीजन्स फॉर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बच्चों ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। इसके बाद बच्चों एमसीक्यू नंबर 3 देखें। एमसीक्यू नंबर 3 है द फर्स्ट स्टेप इन एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी एक्सपेरिमेंट इज। एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी एक्सपेरिमेंट में जो सबसे पहला मरहला है वो क्या होता है बच्चों? सबसे पहला स्टेप तो होता है कि क्रिस्टल को आपने तैयार करना है। ठीक है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी ग्रो अ क्रिस्टल, ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बाद में मरहला आता है। इसी तरह बिल्ड अ मॉलिक्यूल, मॉडल ऑफ योर मॉलिक्यूल, ये भी जो है ये बाद में स्टेप आता है। मैयर डाइफ्रेक्शन पैटर्न बच्चों ये भी जो है ये पहला स्टेप नहीं है। तो पहला स्टेप है वो है ग्रो आ क्रिस्टल। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। मैंने आप लोगों को एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी जो थी जब पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को उसके तमाम स्टेप्स भी जो थे वो सिखा दिए थे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप लोग उसको जाके बुक में देख सकते हैं, उसके तमाम स्टेप्स को जो है वो आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। बट इसके बाद जो है अगर आप एमसीक्यू नंबर 4 देखें तो एमसीक्यू नंबर 4 में व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था बायोलॉजी की वो फील्ड है जिसके अंदर हम बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इनके नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल डाटा के ऊपर। बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसकी वजाहत करने के लिए हम जो है वो इन डिसिप्लिन से जो नॉलेज है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का जो इब्तदाई रोल है वो क्या है? यूजिंग कंप्यूटर अल्गोरिथम्स टू एनालाइज डाटा। बच्चों बिल्कुल ठीक है, इसका यही आंसर है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर हम कंप्यूटर अल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए। हमने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर की अल्गोरिथम्स जिसमें ब्लास्ट और फास्टा हमने दो को जो है वो तफसील से पढ़ा भी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका जो है वो आपको फौरन से पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, कंप्यूटर अल्गोरिथम्स टू एनालाइज डाटा। आइडेंटिफाइंग जेनेटिक म्यूटेशंस, जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब होता है जीन्स के अंदर चेंजेस आती हैं, तब्दीलियां आती हैं, उनकी शनाख्त करना नहीं। ठीक है इसका फंक्शन तो हो सकता है लेकिन इसका प्राइमरी रोल नहीं है। ठीक है स्टडिंग प्रोटीन फंक्शंस दोस्तों अब ये इसका प्राइमरी रोल ये भी नहीं है और एनालाइजिंग द एक्सप्रेशन पैटर्न्स ये भी इसका प्राइमरी रोल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है विच कंप्यूटेशनल अप्रोच इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन अमाइनो एसिड सीक्वेंस। अमाइनो एसिड सीक्वेंस की बुनियाद पर कौन सी जो कंप्यूटेशनल अप्रोच है बच्चों वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर की पेशन गोई करने के लिए इस्तेमाल होती है। बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रोटीन का अननोन स्ट्रक्चर था। हमने जो स्ट्रक्चरल होमोलॉजी थी उसकी मदद से हमने इसके अंदर मौजूद जो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस थी जब उसको इसके साथ कंपेयर किया तो हमने कंप्यूटर की मदद से इस अननोन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मालूम कर लिया। ठीक है तो बच्चों अब इस एमसीक्यू को आप देखेंगे तो आपको फौरन से इसका आंसर पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चरल होमोलॉजी जो है। तो अब यहाँ से देखें ऑप्शन बी के अंदर होमोलॉजी मॉडलिंग आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों होमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द सेम मॉडल्स। ठीक है होमोलॉजी मॉडलिंग क्या है? स्टडी ऑफ द सेम मॉडल्स। तो आपने एक प्रोटीन लिया, ठीक है उस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस देखी। अननोन आपके पास एक प्रोटीन है ना, कोई भी अननोन प्रोटीन हो सकती है, आपके पास उसके अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है। तो आपने उस अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को किसी और प्रोटीन के साथ मैच किया जिसके साथ वो सबसे ज्यादा मैच कर रही है। फिर आपने कंप्यूटर की मदद से दोनों के स्ट्रक्चर को जो है वो कंपेयर करके आपने उसका स्ट्रक्चर मालूम कर लिया। ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। क्लियर? इसके बाद बच्चों
यहाँ आगे जो है वो सेक्शन 2 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपके बुक के अंदर 6 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन हैं। मैंने आप लोगों के लिए हर शॉर्ट क्वेश्चन की एक अलग से स्लाइड जो है वो बनाई हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही फायदेमंद रहेगी और आप लोग इसको जो है वो नोट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले है डिफाइन डोमेन्स ऑफ द प्रोटीन। डोमेन्स ऑफ द प्रोटीन बच्चों आपने क्या डेफिनेशन लिखेंगे? डोमेन्स ऑफ द प्रोटीन आर द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल यूनिट्स इन अ प्रोटीन विद इंडिपेंडेंट फंक्शंस। इसके बाद बच्चों ये एग्जाम्पल जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी कि जो HIV1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है बच्चों, इसके पास दो डोमेन्स हैं। एक है पॉलीमरेज डोमेन जो कि डीएनए की तैयारी करती है, दूसरी है RNase H डोमेन जो कि ब्रेक डाउन करती है RNA स्ट्रैंड ऑफ RNA DNA हाइब्रिड्स। बच्चों इसको हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर तफसील से पढ़ा। मैं यहाँ पे बच्चों इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाएगा। अगर आप इसको जो है वो समझना चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 जो है उसको ले सकते हैं। तो बच्चों डोमेन की आपने डेफिनेशन और इसके साथ आपने एग्जाम्पल लिखनी है। इसके बाद बच्चों सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ कोरोना वायरस एंटर्स द होस्ट सेल्स। बच्चों आपकी बुक में यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, अगर आप देखें पेज नंबर 167 के ऊपर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बच्चों ये कोरोना वायरस है। ये कोरोना वायरस बच्चों यहाँ पे देखें ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद हैं ACE2 रिसेप्टर्स। अब ये जो बच्चों इसकी स्पाइक साइन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती हैं और फिर जो है ये कोरोना वायरस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है। ठीक है, तो आपने इसी को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कोरोना वायरस एंटर्स द होस्ट सेल बाय बाइंडिंग इट्स स्पाइक एज प्रोटीन टू द ACE2 रिसेप्टर ऑन द होस्ट सेल सरफेस। जो हमारे सेल की सरफेस है उसके ऊपर एक रिसेप्टर पड़ा होता है जिसको हम ACE2 रिसेप्टर कहते हैं। कोरोना वायरस जो है वो अपनी स्पाइक को इसके साथ बाइंड करवाता है। बाइंडिंग के बाद वायरल एंड सेल मेम्ब्रेन फ्यूज। बच्चों जो वायरस की जो मेम्ब्रेन है और हमारी सेल मेम्ब्रेन मिलती हैं, फ्यूज होती हैं। देन क्या होता है अलाउइंग द वायरल RNA टू एंटर द होस्ट सेल साइटोप्लाज्म, और फिर जो वायरल का RNA है वो होस्ट सेल साइटोप्लाज्म के अंदर दाखिल हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से कोरोना वायरस जो है वो होस्ट सेल्स के अंदर दाखिल होता है। इसके बाद बच्चों जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन जीनोमिक्स। तो जीनोमिक्स की डेफिनेशन बच्चों मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी बताई थी, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जीनोमिक्स की डेफिनेशन। जीनोमिक्स के अंदर हम जीनोम्स को स्टडी करते हैं और जीनोम्स के अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं, हम उसकी सीक्वेंसिंग को, असेंबलिंग को और एनालाइज करते हैं फंक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम्स को। ठीक है, अब नीचे इसकी सिग्निफिकेंस भी लिखी हुई है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक वेरिएशंस, जीन फंक्शन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। क्लियर? तो बच्चों ये जीनोमिक्स है। उसके बाद बच्चों अगला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स। तो आप लोग एक तरफ लाइन लगाएंगे दरम्यान में, एक तरफ जीनोमिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे और बच्चों यहाँ पे आप प्रोटियोमिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने जीनोमिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप प्रोटियोमिक्स लिखेंगे और फिर इसकी डेफिनेशन नीचे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो है वो प्रोटियोमिक्स लिखेंगे। ठीक है, प्रोटियोमिक्स। इसके बाद नीचे डेफिनेशन यहाँ पे देखें, जीनोमिक्स की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोटियोमिक्स के अंदर हम प्रोटियोम्स की स्टडी करते हैं। प्रोटियोम्स क्या होते हैं? एक जानदार के अंदर जितने भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसके कंप्लीट सेट को हम प्रोटियोम कहते हैं। तो इट इज़ अ लार्ज स्केल स्टडी ऑफ द प्रोटीन्स जिसके अंदर हम उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस की स्टडी करते हैं। उसके बाद बच्चों नीचे देखें उसकी सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस जीनोमिक्स की मैं आपको बता चुका हूँ कि जीनोमिक्स की मदद से हम जेनेटिक वेरिएशंस को समझते हैं, जीन के फंक्शंस को, रेवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को समझते हैं। जबकि जो प्रोटियोमिक्स है, ठीक है, इसके अंदर हम प्रोटीन के जब स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं तो प्रोटीन्स के हवाले से हमें बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रोटीन्स आर एसेंशियल मॉलिक्यूल्स दैट परफॉर्म मेनी फंक्शंस विद इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। हम प्रोटियोमिक्स की मदद से उन इंपॉर्टेंट फंक्शंस की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका डिफरेंस जो है वो लिख देंगे। इसके बाद बच्चों व्हाट इज जेन बैंक, डिस्क्राइब इट ब्रीफली। जेन बैंक क्या है बच्चों? जेन बैंक जो है वो एक पब्लिक डाटाबेस है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का। ठीक है, जहां पर ठीक है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को सपोर्ट किया जाता है बिब्लियोग्राफी, किताबों का हवाला देकर एंड बायोलॉजिकल एनोटेशंस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से एक्सप्लेनेशंस देकर। ठीक है, मैं आपको समझा चुका हूँ ड्यूरिंग द लेक्चर, आप लोग वहां पे जाके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू वेस्ट रिपोजिटरी, रिपोजिटरी कहते हैं जखीरे को। ये जो जेन बैंक एक बहुत बड़ा डाटाबेस है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का, ठीक है, जो कि पब्लिक है। ठीक है, सब लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं और ये रसाई मुहैया करता है एक बहुत बड़े डीएनए सीक्वेंसेस के ज़ख़ीरे तक फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ जानदारों के, जिसकी वजह से जेनेटिक रिसर्च में फैसिलिटेटिंग का मतलब है जो है वो आसानी मिलना। जेनेटिक रिसर्च में आसानी मिलती है और कंपैरेटिव जीनोमिक्स में भी हेल्प मिलती है। क्लियर? इसके बाद बच्चों राइट नोट ऑन शॉर्ट नोट ऑन प्रोटीन डाटा बैंक। प्रोटीन डाटा बैंक जो है बच्चों ये भी एक डाटा बेस है। ठीक है, अभी जो डाटा बेस है 3D स्ट्रक्चरल डाटा प्रोवाइड करता है बड़े बड़े बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स का। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स,
अंडरस्टैंडिंग देयर फंक्शंस एंड डिजाइनिंग ऑफ ड्रग्स दैट टारगेट स्पेसिफिक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। तो बच्चों ये आपकी बुक में से ही मैंने जो है वो पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं, आप लोग बुक से ही इसको देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक कोरोना वायरस वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने जो है वो आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, बाकी तकरीबन सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक से हैं, तो आप लोग बुक से इनको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर आप जो है वो आगे बुक में देखें तो बुक में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों से इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद बच्चों जो अगला पोर्शन है वो इनक्विजिटिव क्वेश्चंस का है। इनक्विजिटिव क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है उसके नॉलेज को आपने अप्लाई करके यहाँ पे यूज करना होता है। तो स्टूडेंट्स इनक्विजिटिव क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कंसीडर देयर इज अ पेंडेमिक ऑफ अ न्यू अननोन डिजीज। तो वो कहता है फर्ज करें कि आपके पास एक नई बीमारी है और वो वबा की तरह फैल रही है, और वबा और जो बीमारी है उसके हवाले से आपको कुछ नहीं पता, और उसका जो कॉजेटिव एजेंट है, उस बीमारी का जो सबब है वो एक वायरस है। ठीक है, अब यू आल्सो नो डेट वायरस बिलोंग्स टू एक्स फैमिली। आपको ये भी पता है कि वायरस जो है वो फलाम फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसमें जो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी है कैन बी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द डिजीज। अब उस बीमारी से बचाव में जो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी है वो किस तरह से हेल्पफुल होगी। तो स्टूडेंट्स देखें मैंने जो है वो शॉर्ट सा आपके लिए आंसर लिखा हुआ है। देखें स्ट्रक्चरल बायोलॉजी की मदद से हम आइडेंटिफाई शनाख्त कर लेंगे 3D स्ट्रक्चर और वायरल प्रोटीन्स की। वायरस के अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद हैं उसके 3D स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे कि वायरस की सरफेस हो गई और वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है कोरोना वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों दिस इन्फॉर्मेशन, अब ये जो इन्फॉर्मेशन इज यूज, इसको इस्तेमाल किया जाएगा टू डिजाइन वैक्सीन, वैक्सीन तैयार करने के लिए, एंटीवायरल ड्रग्स, वायरस के खिलाफ दवाइयां बनाने के लिए, एंटीबॉडीज और ऐसी प्रोटीन्स बनाने के लिए जो कि वायरस को मारेंगी, डेट कैन ब्लॉक द वायरस फ्रॉम इन्फेक्टिंग होस्ट सेल्स, जो कि वायरस को ब्लॉक कर देंगे होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट करने से, होस्ट सेल्स के अंदर तकसीम होने से, थस हेल्पिंग प्रिवेंट द डिजीज। और इस तरह से जो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी है ये हमारी बीमारी से बचाव में मदद करेगी। बच्चों इन्फेक्टिंग जो है ना, ये लफ्ज निकला इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम उस वक्त कहेंगे कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया जब फला जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि बॉडी के इस पार्ट में इन्फेक्शन हो गया है। तो इन्फेक्टिंग होस्ट सेल्स का मतलब ये है कि जब हम एंटीवायरल ड्रग्स, वैक्सीन या एंटीबॉडीज की मदद से हमने वायरस के ब्लॉक को रोक लिया, तो हमने अपनी बॉडी के अंदर वायरस की डिवीजन को रोक लिया, वायरस की कॉपीज तैयार होने को रोक लिया, तो हमने अपने बॉडी सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से रोक लिया। ठीक है, तो बच्चों ये फर्स्ट इनक्वेस्टिव क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद बच्चों जो सेकंड इनक्वेस्टिव क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो कहता है सपोज फर्ज करें यू फाइंड एन अननोन प्रोटीन, आपको एक अननोन प्रोटीन मिलती है, एक ऐसी प्रोटीन मिलती है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, और आप उसके अंदर अमीनो एसिड सीक्वेंस मालूम कर लेते हैं एडमैन डिग्रेडेशन या मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। बच्चों ये दो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, जिनकी मदद से आप जो है वो एक अननोन प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड के सीक्वेंस मालूम कर लेते हैं। हाउ कैन यू एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है खर्च करना। हाउ कैन यू एक्सप्लॉइट द कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, आप कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे टू प्रिडिक्ट, पेशेंट को करने के लिए, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए, पेशेंट को करने के लिए आप कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। बच्चों यहाँ पे देखें एक अननोन प्रोटीन है, आपने उसके अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस मालूम कर ली है, अब आपने उसका स्ट्रक्चर बताना है और फंक्शन बताना है। बच्चों बहुत आसान है, जब मैंने आपको ब्लास्ट पढ़ाया था, ब्लास्ट एक क्या है बच्चों, ये की एल्गोरिथम है। अब बच्चों ब्लास्ट जो है ना, इसकी मदद से हम क्या कहते हैं, हम एक अननोन प्रोटीन बच्चों जिसके अंदर हमारे पास अमीनो एसिड की सीक्वेंस मौजूद है, हम ब्लास्ट की मदद से ये देख सकते हैं कि इस प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस मौजूद है, ठीक है, ये किस प्रोटीन से कितनी मैच करती है। ठीक है, जब बच्चों ब्लास्ट की मदद से हम देखेंगे, फर्ज करें कि अननोन प्रोटीन जो थी ए थी, ब्लास्ट की मदद से हमने इसको सर्च किया तो हमें पता चला कि एक प्रोटीन जो है जिसका नाम है बी, उसके साथ इसकी काफी हद तक जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है वो मैच कर रही है। ठीक है, तो बच्चों अब हम इस अमीनो एसिड, अब ये जो बी प्रोटीन है ना इसके साथ अमीनो एसिड की सीक्वेंस मैच कर रही है, तो बच्चों अब हम इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की मदद से ए प्रोटीन का स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के फंक्शन के अकॉर्डिंग ए का फंक्शन भी हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों मैंने आप लोगों के लिए इसका आंसर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें बाय यूजिंग की एल्गोरिथम ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के बच्चों की एल्गोरिथम जिसका नाम है ब्लास्ट, उसकी मदद से द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द अननोन प्रोटीन
इज कंपेयर्ड विद द नोन सीक्वेंसेस। बच्चों ब्लास्ट की मदद से जितने भी प्रोटीन्स की नोन सीक्वेंसेस हैं, हम उन तमाम के साथ जो अननोन प्रोटीन के अंदर मौजूद अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है उसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करके हमें क्या मिल जाएगी, हमें उसकी स्ट्रक्चरल होमोलॉजी मिल जाएगी। हमें ये पता चल जाएगा कि वो जो अमाइनो एसिड है बच्चों, वो जो प्रोटीन है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है फला अमाइनो एसिड से मैच करती है। फिर बच्चों हम कंप्यूटर की मदद से उस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको मालूम कर लेंगे, उसको ड्रॉ कर लेंगे। जिस तरह मैंने आपको जो है वो स्ट्रक्चरल होमोलॉजी के लास्ट लेक्चर में पढ़ाया भी था। आपकी बुक में स्ट्रक्चरल होमोलॉजी का जो है वो लास्ट लेक्चर है, वहां पे बच्चों डायग्राम भी बनी हुई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों, ये अननोन प्रोटीन थी, हमने जो है वो बच्चों हमने फर्ज करें अननोन प्रोटीन है, ठीक है, इसका अमाइनो एसिड की सीक्वेंस हमारे पास गिवन थी। जब हमने ब्लास्ट की मदद से इसको सर्च किया तो हमें पता चला कि ये जो अननोन स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है वो इस प्रोटीन के साथ सबसे ज्यादा मैच कर रही है। अब जब इसके साथ सबसे ज्यादा मैच कर रही है तो हम कंप्यूटर की मदद से बच्चों इस अननोन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जो है वो मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, जब हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, फिर आगे देखें फंक्शन को कैसे मालूम करेंगे। अब देखें, प्रोटीन्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर्स ऑफन परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। वो प्रोटीन्स जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं उनके फंक्शंस भी सिमिलर ही होते हैं। ये बात हमने स्ट्रक्चरल होमोलॉजी के अंदर देखी थी। तो बच्चों जिस तरह का फंक्शन जो है वो ये प्रोटीन जो है वो परफॉर्म करेगी, तकरीबन इसी तरह का फंक्शन जो है ये वाली प्रोटीन भी परफॉर्म कर रही होगी। तो इस तरह से बच्चों हम प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर और उसका बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो हम आराम से मालूम कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन, अगला इन्क्विजिटिव क्वेश्चन है वो है होमोलॉजी मॉडल्स ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स डिफर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल्स, प्लीज कमेंट। बच्चों वो कहते हैं जो होमोलॉजी मॉडल्स हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स के वो मुख्तलिफ होते हैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल से, कि जब हम मॉलिक्यूल्स को जो है वो कंपेयर करके उनका स्ट्रक्चर निकालते हैं तो वो मुख्तलिफ होता है बनिस्बत उसके कि जब हम उसको एक्सपेरिमेंटली उसका स्ट्रक्चर निकालते हैं। तो इस पर आपने जो है वो अपनी राय देनी है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो होमोलॉजी मॉडल्स हैं आर प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर्स, ये पेशन गोई करदा स्ट्रक्चर्स होते हैं बेस्ड, जो कि इस बात पर मुनहसिर होते हैं सीक्वेंस सिमिलैरिटी विद नोन प्रोटीन्स, ठीक है, जो प्रोटीन्स जिनको हम जानते हैं उनके साथ जब हम सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं, सीक्वेंस की सिमिलैरिटी को कंपेयर करते हैं, तो फिर बच्चों हम जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। वो जो प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो असल में होमोलॉजी मॉडल्स होते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर्स जैसे कि बच्चों एक्सरे या क्रायो EM आर मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। जबकि बच्चों जैसे टेक्निक्स जैसे कि एक्सरे हो गई, क्रायो EM, बच्चों क्रायो EM का मतलब है क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो एक्सरे या क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बच्चों की जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर्स हैं ये ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा रिलायबल होते हैं, ठीक है। तो हाउएवर ताहम होमोलॉजी मॉडल्स आर स्टिल यूजफुल, होमोलॉजी मॉडल्स जो हैं वो अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारे पास मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो होमोलॉजी मॉडल से हमें कुछ ना कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो आपने इस हवाले से अपनी ये राय दे देनी है कि होमोलॉजी मॉडल्स जो हैं वो बच्चों वो बेस करते हैं सीक्वेंस सिमिलैरिटी के ऊपर, कि हम अलग अलग चीज़ों के दरमियान सिमिलैरिटी देख के उनके स्ट्रक्चर को फिर प्रिडिक्ट करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की मदद से। जबकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर के अंदर तो वाकई में जो रियल एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर है उसको शो किया जाता है अलग अलग टेक्निक्स की मदद से, जैसे कि एक्सरे या क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है, ये दो टेक्निक्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर्स हैं यही ज्यादा जो है वो सही और ज्यादा रिलायबल होते हैं, ठीक है। लेकिन आखिर में आपने बता देना है कि ताहम जब एक्सपेरिमेंटल डाटा अवेलेबल नहीं होता तो हम होमोलॉजी मॉडल्स को जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, वो हमारे लिए मुफीद होते हैं। इसके बाद बच्चों जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ड्रग डेवलपमेंट टिल इट्स प्रिस्क्रिप्शन। बच्चों एक ड्रग को बनाने से लेकर उसके प्रिस्क्रिप्शन तक आपने सिर्फ एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है। तो बच्चों बहुत छोटा सा आप ये आंसर जो है इसको ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे देखें बच्चों, अब ये आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, ये मैंने जो है ये सिंपल जो है वो गूगल की मदद से यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन डिजाइन किया है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप फ्लो चार्ट स्टेप्स इन ड्रग डेवलपमेंट इसकी हेडिंग देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे सबसे पहला जो स्टेप है वो है डिस्कवरी। आपको कोई भी जो दवाई जिसको आपने डिस्कवर किया है, ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप वो डिस्कवरी का आएगा। उसके बाद टारगेट आइडेंटिफिकेशन, जो ड्रग आपने डिस्कवर की है, ठीक है, वो आपने बॉडी के किस हिस्से में जाकर जो है वो अटैच करवानी है और कहाँ पे जाके वो ड्रग जब अटैच होगी तो अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगी।
तो ये सेकंड स्टेप होता है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद है लीड कंपाउंड सिलेक्शन। बच्चों अब जिस खास बीमारी के लिए आप एक दवाई जो है उसको बना रहे हैं, ठीक है, तो अब बच्चों उस खास केमिकल के अंदर और कौन कौन से केमिकल्स ऐड किए जाएं कि वो केमिकल जो है वो सबसे बेहतर फंक्शन परफॉर्म कर सके, इस तरीके को हम नाम देते हैं लीड कंपाउंड सिलेक्शन का। तो सबसे पहले ड्रग को डिस्कवर किया जाता है, उसके बाद उसके टारगेट की शिनाख्त की जाती है, फिर उसके अंदर और चीज़ों को ऐड किया जाता है ताकि वो सबसे मौसर तौर पर अपनी जगह पर जाकर अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके। इसके बाद बच्चों जो अगला मरहला होता है वो होता है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग का, कि इंसानों पर दवाई को टेस्ट करने से पहले उसे जानवरों पर देखा जाता है कि आया कि जो दवाई है ये जानलेवा तो नहीं है, ये दवाई जो है वो महफूज है, इससे ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी तो नहीं चली जाएगी। तो इसे कहते हैं प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, कि इंसानों से पहले इसे दवाई को जानवरों पर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जब वो सरवाइव कर जाते हैं और उनमें कोई खातिर ख्वाह साइड इफेक्ट्स नहीं मिलते तो फिर इसको इंसानों पर टेस्ट किया जाता है, जिन्हें क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। और वो भी अलग अलग मराहिल के अंदर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के अंदर उनकी जो है वो टेस्टिंग की जाती है और हर लिहाज से देखा जाता है कि जो इंसान के लिए दवाई कितनी ज़्यादा जो है वो मुफीद है और कौन कौन से साइड इफेक्ट्स यहाँ पर हो सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चों एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि जो दवाई है ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर उस रिपोर्ट को आगे गवर्नमेंट को भेजा जाता है और फिर गवर्नमेंट जो है उसको रेगुलेटरी अप्रूवल देती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस दवाई को अप्रूव करना है कि नहीं करना। बिलफर्ज कि अगर दवाई अप्रूव हो जाती है तो फिर बड़े पैमाने पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको तैयार किया जाता है और जब तैयार कर दिया जाता है तो फिर वो मार्केट में लॉन्च कर दी जाती है और फिर डॉक्टर्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है तजवीज़ करना, फिर डॉक्टर जो है पेशेंट्स को उस दवाई को तजवीज़ कर देते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हमारे चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।